अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके साथ डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। हेल्थ स्पेशल पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हॉट इशू है। हम बात करेंगे आज ब्यूटी के हवाले से, बात करेंगे खूबसूरती के हवाले से और खूबसूरती के रास्ते में जो चीज़ें रुकावट बनती हैं उस हवाले से। बहुत ज़्यादा जो चीज़ देखने में आती है वो एक्नीज़ का प्रॉब्लम होता है, ब्लेमिशेस बन जाते हैं और बहुत सारे इस किस्म के स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। और मेलास्मा का हो जाना, बहुत सारी ऐसी बातें जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कॉमन जो प्रॉब्लम है वो है एक्नीज़ जो स्किन की एक कंडीशन है। इस हवाले से हम अपनी एस्थेटिक्स की डॉक्टर हैं हमारे साथ, सर्टिफाइड फिजिशियन हैं, उनसे बात करेंगे। इसी तरह हमारे साथ होम्यो एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे डॉक्टर्स के पैनल में डॉक्टर समीना साइमी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीना, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और ये बहुत ही कम्पिटेंट डॉक्टर हैं और अरसा 20-25 साल से इनका एक्सपीरियंस है और इससे बल्कि ज़्यादा ही है कुछ, और अच्छी डॉक्टर हैं। इस हवाले से बहुत अच्छा इनका जो है वो एक्सपर्टीज़ है, तो हमने कहा क्यों ना इनसे मुस्तफ़ीद हों। इनके साथ हमारे साथ हैं सर्टिफाइड जो डॉक्टर हैं डॉक्टर समीना तैयब, इनसे बात करेंगे हम। MBBS हैं और इस हवाले से हमें गाइड करेंगी कि किस तरह से एस्थेटिक के साथ हम इसको डील करते हैं और किस तरह हमारी होम्योपैथी जो है वो वर्क करती है। इन तमाम बातों के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं जी। डॉक्टर समीना, बात हो रही है एक्नी के हवाले से, जैसा कि मैंने कहा कि एक आम स्किन कंडीशन है, तो ये एक्नीज़ के हवाले से आप हमारे नाज़रीन को बताइए ये क्या है। और जैसे कि ये भी सुना जाता है कि ये अनहाइजेनिक कंडीशन की वजह से होता है, गंदगी की वजह से हो जाते हैं, क्या यही वजह होती है? ज़रा बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपने मुझे शर्फ बख्शा कि मैं यहाँ आऊँ और अपने ख्यालात का इज़हार करूँ। और बिल्कुल सही कहा आपने कि एक्नीज़ जो है ना, वो आप यंगस्टर्स ले लें, आप ओल्ड एज ले लें, एवरी एज में आपके हुस्न में रुकावट है। एग्जैक्टली आपका हर चीज़ ठीक आ रही होती है और अगर आपको एक पिंपल निकला है तो आपका एकदम कॉन्फिडेंस लेवल भी नीचे आता है कि ये मैंने कल यहाँ जाना था, ये क्या हो गया। अब इसकी आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये इसकी अनहाइजेनिक जो हमारी रूटीन है वो भी इसकी एक कॉज है। इसमें होता क्या है डॉक्टर साहब, हमारी जो फॉलिकल्स हैं, ये हेयर फॉलिकल्स रूट हैं, उसके अंदर सीबम, बैक्टीरियाज और ऑयल की ग्रोथ मिलके एक उसको फिल कर देती हैं, जिससे बम्प बाहर आ जाता है और वो एक्नी की सूरत इख्तियार कर लेता है। बिल्कुल सही। अब क्या होता है कि ये जब हम इसके ओवर ट्रीटमेंट्स करते हैं तो वो फिर उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, वो बढ़ता बढ़ता हमारी खूबसूरत शक्ल को अनइवन कर देता है। तो इसलिए ये जो है बिल्कुल हमारी जो रूटीन को अगर हम ठीक रखें, इसके और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसको फर्दर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अभी यही है कि एक्नी हमारे हुस्न में रुकावट होता है। और मेडिकली जैसा कि डॉक्टर साहिबा ने बताया कि क्या होता है कि सीबम होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं हमारे, और वो जब बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं तो क्लॉग्ड कंडीशन जो हमारी स्किन पे बनती है उसकी वजह से वो ऑयल प्रोडक्शन जो होती है जो कि एक्सक्रीट नहीं हो पाती, उसकी वजह से जब उसके साथ मिक्स हो जाती है अनहाइजेनिक कंडीशन, यूँ कह लीजिए आलूदगी मिलती है, डस्ट मिलते हैं, पार्टिकल्स, इस किस्म की चीज़ें जब होती हैं तो क्या होता है कि पिंपल्स बनने लगते हैं, एक्नीज़ होने लगते हैं और सम टाइम इसके साथ ही साथ पुस्चुलर इरप्शंस भी होने लगती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा नौजवान तबका जो है इसको फेस करता है। इस हवाले से हम बात करेंगे जी। डॉक्टर समीना हमारे साथ मौजूद हैं, एस्थेटिक सर्टिफाइड हैं और ये जनरल फिजिशियन हैं, इनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर समीना, आप इस हवाले से हमें बताइएगा कि ये जो एक्नीज़ हैं इनके बनने की क्या वजूहात होती हैं, अमूमी किन किन वजूहात से होता है कि ये एक्नीज़ बन जाते हैं और हमारा फेस ख़राब करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्रोग्राम। वेलकम। आपका जो क्वेश्चन है उसके हवाले से ये है कि आमतौर पे ये समझा जाता है कि फूड रिलेटेड एक्नी है, कि गर्म चीज़ें खाने की वजह से एक्नी हो जाती है, लेकिन इसकी बहुत सारी रीजंस हैं। इसे हम MBBS में पढ़ते थे कि ये इट्स अ मल्टी फैक्टोरियल डिजीज। मल्टी फैक्टोरियल में बहुत सारी चीज़ें आपकी एनवायरमेंटल आ जाती हैं और आपकी जो है एनवायरमेंट में पोल्यूशन वगैरह, स्ट्रेस रिलेटेड। आपने यंगर जो एडल्ट्स हैं जैसे प्री प्यूबर्टल में ज़्यादा एक्नी को देखा होगा, क्योंकि स्टडीज़ के दौरान जो स्ट्रेस होता है बच्चों में, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉज आ रही होती है एक्नी की।
इसके अलावा जो है हार्मोनल चेंजेस की वजह से आ सकती है, जेनेटिकली बहुत रोल होता है, जेनेटिक्स भी इसमें वजूहात हैं इसकी। एंड जिस तरफ डॉक्टर समीना सैमी ने जैसे बात की कि ये होती कैसे है, शुरू कैसे होती है, वो एक बात की जैसे पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, वो एक स्टार्टिंग हो रही होती है एक्ने स्टार्ट होने की, ठीक है, तो वो पोर्स क्लॉग होने की एक रीजन है। इसके अलावा हमारे पास मजीद जब हम इस तरह के प्रोडक्ट्स अप्लाई कर रहे होते हैं जो ग्रीजी होते हैं, ऑयली होते हैं, आपकी स्किन ज्यादा ऑयली हो रही होती है, स्किन एक्सफोलिएशन हम प्रॉपर नहीं चल रही होती, इन सब रीजंस की वजह से जो है आपको एक्नी हो रही होती है, सारे रीजंस कंबाइन कर जाते हैं। ठीक हो गया, यानी कि जब हम प्रॉपरली क्लीनलीनेस नहीं कर रहे होते, अपनी स्किन की क्लींजिंग नहीं कर रहे होते, तो ये चीज़ होती है। इट मैटर्स। सही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक चीज़ और होती है कि ऑयली स्किन जिनकी बहुत ज़्यादा होती है, इस हवाले से भी कहा जाता है कि ये भी एक रीज़न है कि एक्नी प्रॉम्प्ट होती है, वो कुछ ऐसा भी है? जी बिल्कुल है, क्योंकि जो बेसिकली जो आपने पीछे साइंस है एक्नी के, वो यही है कि आपके जो ऑयल, जहां आपके ज्यादा ऑयल वाले ग्लैंड्स हैं, जहां सीबम ग्लैंड्स ज्यादा हैं, उन्हीं के ऊपर आपकी एक्नी होगी। अगर फेस पे हो रही है तो इसका मतलब यही है कि आपके जो सीबम प्रोड्यूस हो रहा है, ऑयली ग्लैंड्स हैं उनके अंदर जो मंथली एक डेड सेल्स होते हैं, वो शेड ऑफ हो रही होती है स्किन, वो आपकी डेड स्किन अक्यूमुलेट हो जाती है। तो जिनकी प्रॉपर वो पोर्स के अंदर से डेड स्किन सेल्स मंथली आप उसको एक्सफोलिएशन नहीं कर रहे हैं, तो वो इसकी वजह से आपके पोर्स क्लॉग होते जाते हैं, ओवर द टाइम ऑयलीनेस ज्यादा बढ़ती जाती है, और ये वजह बनती है कि वहां पे एक्नी स्टार्ट हो जाती है। वो पर्सनली एक्नी भी हो सकती है, वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्नी है, वो डिफरेंट काइंड्स में शो होना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर समीना, आप बताइएगा, डॉक्टर समीना साइमी, आपसे क्वेश्चन है मेरा, मैं दोनों का पूरा नाम लूंगी ताकि कंफ्यूजन बाकी ना रहे। अच्छा, ऐसा है कि एक्नीज जो हैं, अब बात तो हुई कि वजूहात तो इसकी बहुत सारी हैं, जिसमें डाइट भी आ जाती है, हार्मोन्स का इम्बैलेंसमेंट भी है, एजिंग की बात भी हो गई, और स्ट्रेस बहुत बड़ी वजह है, बैक्टीरियाज हैं वो कॉज कर देते हैं, इन्वायरमेंट हो गया, जेनेटिक्स भी रोल प्ले करती है। अब ये बताइएगा, क्या इसका किसी खास उम्र से ताल्लुक है? जैसा कि प्यूबर्टी के हवाले से तो बात की आपने, लेकिन क्या कोई खास उम्र से ताल्लुक है, और कुछ इसकी टाइप्स के हवाले से थोड़ा सा? जी बिल्कुल, जब आप यंगस्टर, जब प्यूबर्टी आती है ना, तो दाने निकलते, सब कहते हैं जवानी की निशानी है, जवान हो रहे हो भाई तुम। एक्चुअली यानी ये कहा जाता है, उसकी वजह ये होता है कि जब प्यूबर्टी की एज स्टार्ट होती है तो हार्मोन्स आपके चेंज होते हैं, वो तो एज इसकी है। उसके बाद जब आपको हार्मोन्स आपके इम्बैलेंस होते हैं प्रेगनेंसी में, ठीक है, अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है जैसे पीसीओडी, पीसीओएस, इस तरह की कोई मेडिकल कंडीशन है, या आप एनेमिक हैं, तब तो मुलाजमा ज्यादा होता है, लेकिन ये भी आपके इनहेंस होते हैं पिंपल्स भी। तो इसकी जो काइंड्स हैं उसमें भी बहुत सारी किस्में हैं, उसमें नोडूल्स हैं, ठीक है, पेप्डूल्स हैं, जो क्या करते हैं कि आपका ऐसे हम्प सा ऐसे गिरा की तरह आ जाता है, और बाज़ दफ़ा उसमें पस्टूल्स भी होते हैं जिसके अंदर पस और इन्फ्लामेशन हो जाती है, और इसके अंदर ही वाइट हेड है और इसके अंदर ही ब्लैक हेड भी, ये भी एक्नी की एक टाइप है। अब वाइट हेड में क्या होता है कि आपके जो पोर्स हैं उनके अंदर से सीबम, ऑयल, बैक्टीरिया अंदर ही रह गया, तो वो हम बाहर आ गया। लेकिन जो ब्लैक हेड है उसमें ओपन पोर्स के अंदर जब पोल्यूशन, गंदगी, सब चीजें जाती सेट हो जाती हैं, तो वो पोर और आपका ओपन हो जाता है, उसके अंदर एक वो कील टाइप आपने सुना होगा, वो बन जाता है। दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एक्नी। ये भी, ये नहीं कि एक्नी में जो आप मोटे मोटे गंदे से आपको दाने नजर आ रहे हैं वही एक्नी है, ये भी एक्नी है, और इसको भी मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। और इसमें एक आपका मिथ, आजकल यंग जनरेशन और उनका एक मिथ है, आपको पिंपल निकल आया ना, जल्दी से टूथपेस्ट लगा लो, हाँ, गायब हो जाएगा ना। हाँ, वो क्या कहते हैं, उसे ट्रिक है, ट्रिक। और नहीं, सब एक दूसरे को, स्टूडेंट्स भी सब एक दूसरे को मशवरा दे रहे थे, यार तेरा ये हुआ है, टूथपेस्ट लगा लो सुबह तक गायब। ऐसा नहीं, ये मिथ है। अच्छा। इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। टूथपेस्ट कुछ नहीं, आपके घर में और तरह की आती है, आपकी बॉडी के हिसाब से, आपकी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से, मेरे घर में और तरह, इस तरह सबके घरों में और तरह की टूथपेस्ट है, तो कभी भी ये एक ऑथेंटिक हल नहीं हो सकता। और वैसे भी सुनी सुनाई बातें जो है वही प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, वही प्रॉब्लम, वो आपने टोटका पर सुना, कर लिया, अप्लाई कर लिया, क्योंकि अब किसी तरह ठीक हो जाए, ये चीज हो रही है ना, मेंटली स्ट्रेस। और इसकी एक और, जैसे डॉक्टर साहिबा ने अभी कहा कि स्ट्रेस बहुत बड़ा
बड़ा कॉज है। अगर आप शीशा देखते हो स्ट्रेस हो जाता है, पहला स्ट्रेस, जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे उनमें स्टडी का स्ट्रेस है, मार्क्स आने हैं, एग्जाम्स हैं, उससे थोड़ा बड़ा हो जाए तो हुस्न का स्ट्रेस होता है, मैंने सबसे खूबसूरत लगना है, उससे बड़ा रिश्तों का स्ट्रेस, शादी का स्ट्रेस, शादी के बाद का स्ट्रेस, उसके बाद प्रेगनेंसी आ जाती है तो फिर तो स्ट्रेस शुरू हो जाते हैं। तो ये भी रीजन है आपकी जो एक्ने है। उसमें एक और मैं फीमेल को ये देखती हूँ, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होने की वजह भी, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होने की वजह भी है, और उनकी स्किन केयर रूटीन अच्छी नहीं है। सही। औरतों को लगता है कि खाना पकाना बहुत जरूरी है, घर रखना, बच्चे रखना, हर चीज सबकी ड्यूटीज देना बहुत जरूरी है, बस अपनी शक्ल देख ली तो देख ली, अपनी शक्ल को कोई मिसाज वगैरह या नहीं किया तो इट्स ओके चलेगा, लेकिन बाकी सबके काम होने चाहिए। यही रीजन है बिल्कुल कि फीमेल अपनी स्किन केयर नहीं करती हैं। जो स्किन की डिमांड है कि आप उसको इतना साफ करें, इतनी मिसाज करें, वो तो करनी चाहिए, और यही कॉज है जो बन रही हैं एक्नीज की, मलाजमा की और दूसरी स्किन डिजीज की। सही हो गया, बहुत बेहतरीन आपने जो है इस हवाले से डिटेल में बताया। और उम्र का यही जिस तरह बात हुई, इसी तरह से एजिंग के हवाले से भी आपने बता दिया कि प्रेगनेंसी में होता है, और ये यानी डिफरेंट, यानी ये 40s तक भी चलता है, चलते हैं, बिल्कुल चलते और हैं। इस तरह का है। देखिए इसका हार्मोन्स के साथ जब आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे होते हैं, जब आपका प्री मेनोपॉजल फेज चल रहा होता है, तब भी मैंने बहुत से पेशेंट्स को देखा है कि उनको बहुत ज्यादा एक्ने हो जाते हैं, तो उनको लोग छेड़ रहे होते हैं, तेरी तो जाती जवानी पे आ रहे हैं, लोगों की तो आती जवानी पे आते हैं, तो ये हार्मोन्स इसके साथ कॉन्टेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया जी। डॉक्टर समीना तैयब, आपसे मैं चाहूँगी कि आप इस पे थोड़ी रोशनी डालिए, हमारे अवेयरनेस दीजिए हमारे नाज़रीन को कि एस्थेटिक्स में ये जो एक्नीज है उसका क्या ट्रीटमेंट है, आप किस तरह से उसको लेते हैं, और क्या वाकई ये ठीक हो जाते हैं? जी बिल्कुल, ये ट्रीटेबल है, और इसको हम डिफरेंट ट्रीटमेंट्स इसके लिए करते हैं, जिसमें हम केमिकल पील्स जैसे सैलिसाइलिक एसिड वो वर्क करता है, और डिफरेंट हैं, यानी कि कुछ आपके टॉपिकल हैं जो लगाने के लिए मेडिसिन्स होती हैं, कुछ ओरल मेडिकेशंस भी इसके लिए हम देते हैं। इसके अलावा जो है लेज़र थेरेपी और केमिकल पील्स, इन सब का बहुत रोल है, और इन सब के साथ आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाती है। इवन जो एक्नी के साथ स्कारिंग हो जाती है वो भी इम्प्रूवमेंट आज CO2 लेजर्स के साथ वो स्कारिंग भी हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, सैलिसाइलिक एसिड, बेंजोइल पेरोक्साइड, जिस तरह की आप फेस वॉशेस वगैरह में आ जाता है, या उसे केमिकल सैलिसाइलिक एसिड पील्स यूज करते हैं, उनके साथ एक्नी आपकी बहुत बेहतर हो जाती है। इसके अलावा लेजर्स हैं, हाई फ्रीक्वेंसीज यूज होती हैं, फेशियल्स हैं जिनके साथ अच्छी एक्सफोलिएशन हो जाती है, हाइड्रोफेशियल्स का भी, लेड थेरेपी का भी सुना जाता है कि ये भी इस्तेमाल होती है। लाइट में रेड लाइट जो है उसका बहुत एक्नी में रोल प्ले करती है, वो आपकी एक्नी को सेटल डाउन करती है। बेसिकली आपकी स्किन के ऊपर जो बैक्टीरियाज हैं जिनकी वजह से ये ग्रोथ हो रही है ज्यादा, उनको LED लाइट किल करती है, वो स्टॉप करती है बैक्टीरिया की ग्रोथ को। अच्छा, इसके अलावा जो मेडिसिन है लगाने के लिए हैं, इसमें रेटिनॉइड्स आ जाती हैं, बाकी मेडिसिन आ जाती हैं, तो वो अप्लाई करने से भी आपको बहुत इम्प्रूवमेंट आती है। और जिनका बहुत नड्यूलर और सिस्टिक एक्नी हो, बहुत ज्यादा इशू हो, सिवियर एक्नी हो, उनके लिए मजीद जो है ना ओरल ट्रेटिनॉइड्स जो हैं उनके ऊपर उनका इलाज चलता है, ट्रीटमेंट चलते हैं, वो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है इसमें हो एस्थेटिक्स की फील्ड में, डर्मेटोलॉजी। अच्छा अभी आपने जिक्र किया केमिकल पील्स का, हमारा एक क्वेश्चन ये भी है आपसे कि ये भी हमारे नाज़रीन को बताइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना ट्रेंड में है ये केमिकल पील्स लोग करवाते हैं, तो ये क्या चीज़ है केमिकल पील्स? केमिकल पील्स बेसिकली केमिकल्स हैं जो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं और स्किन के डिफरेंट इश्यूज को ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं। यानी आप एज मास्क यूज करते हैं, किस तरह, जरा अब हमारे नाजरीन को अवेयरनेस के लिए। इट्स अ लिक्विड, केमिकल लिक्विड होता है, जिस तरह से मेडिसिन होती है लिक्विड फॉर्म में, उसको हम डाइल्यूट करते हैं बेसिकली, और डाइल्यूट करके आपकी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, और कुछ देर बाद उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसकी वजह से फिर ये होता है कि आपकी जो स्किन प्रॉब्लमेटिक स्किन है बेसिकली, जो जिसमें डिफरेंट इश्यूज हैं, एक्नी के हैं, पिगमेंटेशन के हैं, स्कारिंग के हैं, कुछ भी है, तो वो लगाने के बाद जब एक पीरियड होता है कि आपकी सुपरफिशियल जो एपिडर्मल लेयर जो होती है वो शेड करना शुरू कर देती है। उससे केमिकल पील्स का जो नाम है, पीलिंग का मतलब है आपकी स्किन पीलिंग ऑफ उतार देना, छील देना, ठीक हो गया, देना, जैसे एक वो तो एक नेचुरल प्रोसेस जो है वो उसको वैसे भी शेड ऑफ हो रही होती है हमारी स्किन, जो ऊपर से डेड सेल्स होते हैं,
तो ये उस प्रोसेस को बढ़ा देता है, इसको इंक्रीज कर देता है, यानी कि आपकी जल्दी एपिडर्मल लेयर जो है वो शेड ऑफ करेगी। वो शेड ऑफ करती जाती है, न्यू लेयर आती है, वो हेल्दी होती है, उसमें इश्यूज नहीं होते, वो पहले से बहुत बेहतर होती है, कंडीशंस आपकी स्किन की बेहतर हो जाती है। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि डॉक्टर साहबा ने बताया कि केमिकल पील्स जो हैं एज ए कैटालिस्ट का काम करते हैं, यानी वो जो प्रोसीजर सारा हो रहा होता है उसको तेज़ी आती है उसमें और जल्दी होता है और जल्दी से जो है वो स्किन रिकवरी की तरफ आती है। ब्रेक का टाइम हुआ जाता है, हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं एक्नीज़ के हवाले से और ये एक कॉमन इशू है और बहुत ज़्यादा फेस किया जाता है और हर सीज़न में होता है। हम बात करते हैं एक्नीज़ के लिए कौन सी मेडिसिन जो हैं बहुत फ़ायदेमंद हो सकती हैं। डॉक्टर समीना, हमारी होम्योपैथी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है सिलसिले में, स्किन की बेशुमार और बहुत ही अच्छी मेडिसिन हैं। आप इस हवाले से हमें बताइएगा कि एक्नीज़ के लिए किस तरह से हम मेडिसिन को लेते हैं, होम्योपैथी क्या करती है? जी, होम्योपैथिक जादू करती है। होम्योपैथिक एक्नीज़ में जिस वक्त आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं तो उस वक्त सीपिया बहुत अच्छा काम करती है, पल्स्टीला बहुत अच्छा काम करती है। जिस वक्त उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, पस आ जाती है, हीपर सेल्फ बहुत अच्छा काम करती है। अगर इसमें इचिंग हो रही है तो उसमें सल्फर, सुराइनम और मेजरीनियम, अगर ऑक्जीमा टाइप स्किन में हो रहा है ना तो इतना खराब हो रहा है तो उसमें मेजरीनियम बहुत अच्छा काम करती है। जिस वक्त आपका पस निकल रही है, बदबूदार है और ऐसी, तो एक्जिमा अच्छा काम करेगी। अगर ड्राई की तरफ ले जाएं तो ग्रेफाइटिस बहुत अच्छा काम करेगी। और ये जो पीसीओएस और पीसीओडी में इसमें सीपिया बहुत अच्छा काम करेगी। काली ब्रूम यस बहुत अच्छा काम करती है। और उस वक्त ये जो आपकी प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में आपको अगर होता है तो उसमें फेरम फेट, फेरम मेट और फेरम फॉस, ये दोनों बहुत अच्छा काम करती हैं। कलकेरिया फॉस भी इसमें बहुत बेहतरीन, ऑलमोस्ट आपने तकरीबन सभी का जिक्र कर दिया है। जितनी यानी कि काइंड्स में हम इसे यूज कर सकते हैं। अब आप जिस तरह कहती हैं कि सब मेडिसिन सबके लिए नहीं बिल्कुल है। सही है। और जिस तरह इतनी सारी मेडिसिन का बताया, खुद से कोई मेडिसिन इस्तेमाल ना करें। बेशक कि ये तमाम मेडिसिन जो हैं बहुत ही फायदेमंद है और बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं इस सिलसिले में और एक्नीज़ क्लियर हो जाते हैं, लेकिन अंडर सुपरविजन ऑफ द गुड डॉक्टर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली ठीक हो जाते हैं। हम चलते हैं अपनी डॉक्टर साहिबा की तरफ। डॉक्टर समीना तैयब, आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो अब एक्नीज़ हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो होते हैं, ठीक है ना, और बहुत कम लोग होते हैं कि जिनको एक्नीज़ फेस करने नहीं पड़ते होंगे, लेकिन ऐसा होता है कि ये सभी को होते हैं। अभी जब इसकी स्कारिंग होना शुरू हो जाती है, निशानात पड़ जाते हैं, तो उस हवाले से इसका कोई ट्रीटमेंट है? अगर है तो वो कितनी देर तक हो सकता है? क्या ये ठीक हो जाता है? कुछ इस हवाले से थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। लोग जानना चाहते हैं क्या ये एक्सपेंसिव होता है या कि हर कोई इसको यानी ले सकता है इस ट्रीटमेंट को, इस हवाले से। स्कारिंग को अगर हम ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं तो हमारे पास बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं केमिकल पील्स के साथ। केमिकल पील्स आर नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल। जितनी भी स्किन केमिकल पील्स हैं वो मेरे पास अवेलेबल हैं 1000 2000, ठीक है, इसी रेंज में आप 15 डेज के बाद उसको रिपीट करवा सकते हैं। उससे आपकी स्कारिंग भी बहुत बेहतर होती है और उसके साथ आपके बाकी स्किन के इश्यूज जो हैं वो भी लाइक पिगमेंटेशन, ब्लैमिशेस, एक्नी के इटसेल्फ, एक्नी का बहुत अच्छा उसके साथ ट्रीटमेंट स्किन को बहुत अच्छा एक्सफोलिएट करती है। इसके अलावा आपने मजीद बेसिक चीज़ों में अगर हम लें तो पीआरपी विद माइक्रो नीडलिंग बहुत अच्छा रोल प्ले करती है इसमें। बहुत सारे जो स्कार्स हैं उनको ट्रीट करती है और एक्नी की जो एक्नी प्रोन स्किन है, सेंसिटिव स्किन हो गई है, उसको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट इसके लिए। एंड डेट इज़ ऑल्सो अंडर 5000 रेंज और वो भी बहुत अफोर्डेबल है, सबके लिए अफोर्डेबल है, तो वो अभी ले सकते हैं, पीआरपी के सेशंस ले सकते हैं। इसके अलावा और मज़ीद अगर इसको देखा जाए तो इसमें CO2 लेज़र्स बहुत अच्छा काम करती हैं। CO2 फ्रैक्शनल लेज़र उन स्कार्स को भी आजकल ट्रीट कर रही है जो किसी दौर में एक सोचा जा सकता था कि ये कभी ट्रीटेबल होंगे भी, ठीक है। तो बहुत सारी स्कारिंग जो है जिनकी बहुत ज़्यादा सिवियर स्कारिंग है, डीप स्कारिंग है, उनके लिए CO2 फ्रैक्शनल लेज़र्स बहुत अच्छा काम कर रही हैं। डेट ऑल्सो अगर आप अफोर्डेबिलिटी की तरफ चले जाएं तो डेट इज़ ऑल्सो अंडर 10,000। तो इसके भी सेशंस होंगे, उन सेशंस में आप वो ले सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी का सच इतना इशू नहीं होता है। आप एक्नी को भी ट्रीट करवा सकते हैं और एक्नी रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स हैं उन सब के लिए जो ट्रीटमेंट्स हैं वो करवा सकते हैं। अच्छा,
चलिए आप ही से जो है मज़ीद भी आगे मैं चाहूँगी कि ये तो हो गया स्कारिंग के हवाले से, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है, तो हमने इस पे बात की। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि छाइयाँ ब्लेमिशेस हो जाते हैं, फ्रैकल्स हो जाती हैं, तो ये ब्लेमिशेस क्या होती हैं, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, क्यों हो जाती हैं ये? ब्लेमिशेस जो होते हैं बेसिकली जो एक्नी के साथ साथ भी आपको ब्लेमिशेस नजर आ सकते हैं, और दाग धब्बे जिनको आम जुबान में कहा जाता है। और इसको पोस्ट एक्नी भी आपको ये नजर आ सकते हैं कि जो आपको एक दाने बने हैं, जो एक्नी बनी है, उसके साथ साथ स्किन जो है वो जब वो हील होता है, मतलब अगर आप उसको नेचुरली अगर हील करने देते हैं आप उस पे, तो जो उसका अरसा है वो 2-4 दिनों में अगर ठीक हो जाता है तो वो रेड स्पॉट रहता है और वो खुद ब खुद हील हो जाता है। सही। लेकिन अगर जो लोग छेड़ाछाड़ी करते हैं, अपने चेहरे को छेड़ते रहते हैं, एक्नी को फोड़ देते हैं, उनको दाने में जो है उनको हाथ लगाते हैं इस तरह, तो वो चेहरे पे मजीद एक्नी इस तरह स्प्रेड भी होती है और उसके साथ ब्लेमिशेस बन जाते हैं। वो इसको कहते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। बिल्कुल पोस्ट ठीक। पिगमेंटेशन की रीजन यही होती है कि एक्नी के बाद जो उसके अंदर पिगमेंटेशन बन जाती है, इन्फ्लेमेशन बेसिकली होने की वजह से वहां पे हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, जिसको हम ब्लेमिशेस कहते हैं। वो फिर दाग धब्बे रह जाते हैं। एक्नी के साथ साथ आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों के चेहरे के ऊपर दाग धब्बे रह जाते हैं। बिल्कुल, तो निशानात वगैरह इनका डिफरेंट। जो निशान रह जाते हैं वो हाइपर पिगमेंटेशन है एक टाइप की, ठीक है। तो छाइयाँ इज डिफरेंट, डेट इज मिलाजमा, लेकिन जो ब्लेमिशेस हैं वो एक्नी की वजह से हो रहे होते हैं बिल्कुल, ज्यादातर। स्कारिंग वगैरह हो जाने से डार्क स्पॉट्स वगैरह आ जाते हैं और ब्लेमिशेस होता है, ये बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, स्किन बैरियर डिस्टर्ब होता है और उसकी वजह से ऐसा होना शुरू होता है। डॉक्टर समीना आप बताइएगा कि इसमें जो है, डॉक्टर समीना साइमी आपसे क्वेश्चन है मेरा कि होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से बताइएगा, क्या ये जो ब्लेमिशेस हो जाते हैं, दाग धब्बे पड़ जाते हैं, निशानात हो जाते हैं, होम्योपैथिक में इसकी कौन सी मेडिसिन है, क्या वाकई ये ठीक कर देती है, होम्योपैथी में होता है ऐसा, और अगर है तो कैसा इसका रोल है, क्या इसका रिजल्ट्स हैं? जी जी, इसका होम्योपैथिक में इसमें का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसमें खाने के लिए भी है और लगाने के लिए भी सही, है। बिल्कुल। इसमें लगाने के लिए हमारे पास आ जाती है बर्बरस एक्वाफोलियम और कैनाडोला। ठीक है, ये दोनों मेडिसिन, अगर कैनाडोला तो उस कंडीशन में जब आपके पस वाले इन्फ्लामेटरी किस्म के हैं उसको भी आप डिलीट करके पानी में उससे आप थोड़ा उसको वॉश करें। और जो हमारी ये है बर्बरस एक्वाफोलियम, इसको आप ले भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी, जैसा अभी आपने कहा कैलेंडुला के साथ एकिनेशिया को भी अगर हम कर देते हैं ना, एकिनेशिया वेरी बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है। ठीक है, ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स हैं, आपके स्टमक की वजह से, ब्लड की वजह से, आपके लीवर की वजह से, अगर आपके मुलाजमा ये बन रहे हैं, हाइपर पिगमेंटेशन हो रही है, तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है इग्नेशिया। ऐसे दांत कह रही हूँ, दाग साफ करती है और उसके बाद स्कारिंग को भी ये करती है। और स्कारिंग के हवाले से अगर आपने बात की है तो कल्केरिया फ्लोर हमारी बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है, बिल्कुल स्कारिंग को बेटर करती है। और बर्बरस एक्वाफोलियम तो वो टॉप लिस्टेड रेमेडी है, बहुत ही बेहतरीन है ब्यूटी के हवाले से। और अभी इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर समीना तैयब आपसे जानना चाहूँगी कि एस्थेटिक में क्या ऑप्शंस होती हैं ब्लेमिशेस के हवाले से, उसको किस तरह से आप देखते हैं? ब्लेमिशेस के लिए ट्रीटमेंट हमारे पास टॉपिकल ट्रीटमेंट्स भी होती हैं, जिसमें टॉपिकल क्रीम्स वगैरह देते हैं हम इसमें, और सीरम्स वगैरह हैं जो अल्फा ऑर्बिटिन कोजिक एसिड वो वाइटनिंग के लिए होते हैं। वो आपके ग्लूटाथायोन जो है सीरम्स होते हैं, डेट इम्प्रूव ब्लेमिशेस। और इसके अलावा जो अगर सिवियर हैं, ज़्यादा है हाइपर पिगमेंटेशन, तो उसके लिए आईपीएल लेजर्स बहुत अच्छा वर्क करती हैं। फ्यू सेशंस ऑफ आईपीएल बिल्कुल आपकी जो है ब्लेमिशेस को क्लियर कर देती है, फ्रैकल्स को भी इवन रिमूव कर देती है, ब्लेमिशेस वगैरह को हाइपर पिगमेंटेशन के लिए वो बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं लेजर्स। अच्छा डॉक्टर समीना, हम ब्लेमिशेस के हवाले से मेसोथेरेपी के हवाले से भी सुनते हैं, तो क्या ये वाकई इसमें फ़ायदेमंद होती है? अगर है तो क्या ये चीज़ें बताइएगा। और सेफ भी है? ये बिल्कुल सेफ भी है और इफेक्टिव भी है, ब्लेमिशेस के लिए भी और स्कारिंग के लिए भी, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए भी, सैल्मन डीएनए और डिफरेंट एक्नी के लिए भी आजकल सीरम्स कोरियन जो है वो मौजूद हैं, ठीक है, जिनको आप इंजेक्ट करते हैं स्किन के अंदर, मेसोथेरेपी करते हैं, जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। जो आपकी
को भी रिमूव करते हैं, आपकी स्किन को रिजुविनेट करते हैं, आपकी हाइपर पिगमेंटेशन को ट्रीट करते हैं, बेसिकली आपकी स्किन को यंगर लुक देते हैं, आपकी कोलेजन जो स्टिमुलेट होता है स्किन के अंदर, तो उसकी वजह से आपका जो है वो बेहतर लगता है चेहरा, पहले से यंगर भी और रिंकल्स फ्री भी यानी ग्लो को बूस्ट अप करते हैं, कोलेजन को अच्छा बनाते हैं और एक बेहतरीन लुक आती है। तो नाजरीन आप देख सकते हैं हमारे साथ बेहतरीन किस्म की एस्थेटिक सर्टिफाइड डॉक्टर मौजूद हैं, आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। और कितने अच्छे तरीके से उन्होंने आपको बिल्कुल वाज़िया तौर पे बताया है कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या इस्तेमाल होता है और किस तरह आप अपनी स्किन को दोबारा से रिजुविनेट कर सकते हैं और ब्यूटीफाई कर सकते हैं। इस हवाले से मज़ीद हम बात करेंगे एक्नी और ब्लेमिशेस को दूर करने के लिए डेफिनेटली हमें डाइट का रोल, जैसे हमने कहा कि डाइट भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है कि अगर एक्नीज़ हो जाते हैं, दाने निकल आते हैं, कील मुहासे होते हैं, तो उसके लिए कौन सी ग़िज़ा है ऐसी जो फ़ायदा देती है और कोई ग़िज़ा ज़ाहिरी सी बात है कि वो नुकसान भी करती हैं। इस हवाले से हम डॉक्टर साहिबा से बात करते हैं। डॉक्टर समीना साइमी, हमें बताइएगा कि कौन सी ग़िज़ा है जो लेनी चाहिए, जो लेनी चाहिए और जो नहीं लेनी चाहिए, वो दोनों बता दीजिए। दोनों बता ओके। अब देखें इसका ना ट्रीटमेंट आपका एक्चुअल जो रीज़न है ना डॉक्टर साहिबा, वो इंटरनल ही है, बिल्कुल अंदर की ही वजह से। आपका गट हेल्थ का बहुत ही रोल है, गट हेल्थ का बहुत ज्यादा रोल है। अब ये देखें सपोज टू बी ये ग्लास है, ये अंदर से आपने इसमें कॉफी पी, अंदर से गंदा है, अच्छा, बाहर से मांज लें, जो मर्जी कर लें, जब तक आप अंदर से साफ नहीं करोगे ये क्लियर नहीं होगा। सेम हमें अपना स्किन को साफ करने के लिए इंटरनल हेल्थ बहुत अच्छी है, उसमें डाइट का बहुत रोल है। उसमें जिस तरह की ये शुगरी थिंग्स हैं, इसमें बेकरी आ जाती है, इसमें दूध और दूध से बनी हुई अशिया आ जाती हैं, ये आपने नहीं खानी है। अच्छा, ठीक है। ये क्या होता है, या जंक फूड्स, या जिस तरह मैंने बहुत सी फैमिलीज में देखी है कि सॉफ्ट ड्रिंक के बगैर उनका खाना नहीं अंदर जाता, ऐसा है। तो वो हमारे स्टमक के जो इनर लाइनिंग है ना, उसमें जाके ये सारा टॉक्सिक मवाद जमा हो जाता है और उसके बाद फिर ये हमारी स्किन पे नमूदार होना शुरू होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हुए। और कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं ना, जो उनका ये बहुत ज्यादा इशू होता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हम कहते हैं ना पेशेंट को आप हाइड्रेट रहें, पानी पिए, ज्यादा टॉक्सिक रिलीज हो तो आपका फेस जो है वो क्लियर हो। उसके बाद हमें चीजें वो सिट्रिक फूड्स तो लेने ही लेने हैं इसमें, और इसमें हमें और विटामिन सी का सिट्रिक फूड आपने कहा, सिट्रिक फूड है, विटामिन ए बहुत अच्छा है ये सब। और ताज़ा वो फूड जो नेचर से आई है, आपने उसको कुक किया है और खा लिया, बिल्कुल कैंड फूड जो आपने बहुत प्रोसेस करके आपके अंदर जाएगी तो आपको तबाही उतारेगी। और वही बात के डेयरी प्रोडक्ट्स और हाई ग्लाइसेमिक जो इंडेक्स जिनका होता है, जितनी बहुत ज्यादा जिनका ऑयली फ्राइड है ना, वो भी चीजें और ये भी जो हाई शुगरी है वो भी आपको बहुत खराब करती है। आपने कहा तली तलाई जो चीजें होती हैं, स्पेशली जो बाहर जो बिक रही होती है, जैसा कि वो समोसे होते हैं, थोड़ी देर के लिए भूख तो मिटा लेते हैं, लेकिन जो आपकी स्किन की तबाही करते हैं वो लायदा। बिल्कुल सही। इस किस्म की जो डाइट होती है वो प्रॉब्लम करती है। हमें पानी को ज्यादा फ्रेश जूसेस लें, फ्रेश वेजिटेबल्स लें, लेमन बहुत अच्छा रोल इसका प्ले करता है स्किन को। स्टमक डिस्टर्ब हो, स्टमक अल्सर के पेशेंट ना लें, जिनकी कोई मेडिकेशन चल रही है वो ना लें, लेकिन बाकी जो फ्रेश फ्रूट है वो आप जरूर, जितना कुक फूड है उसको कम करें। डॉक्टर साहब एक रिसर्च के मुताबिक ना ये जो एक्नी है, सब नाजरीन को भी बताती हूँ, ऐसा हल बताने लगी हूँ कि जो आपका 100% एक्नी खत्म हो जाएगा विदाउट एनी मनी, जबरदस्त, पैसे खर्च किए बगैर। उसमें यही है कि जिस वक्त बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रही होती है तो हमें सड़क साफ करनी है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए गाड़ियों को रोक देते हैं, फिर सड़क साफ करते हैं ना। सेम आप चाहते हैं खूबसूरत स्किन हो, यंग स्किन हो, एंटी एजिंग स्कारिंग ना हो, कुछ ना हो, तो आपने फास्टिंग करनी है। वेरी नाइस। ये तो बहुत आपने 21 डे अगर फास्टिंग कर ली 16 आवर्स की, आप यकीन करें कि जो नेचुरल ग्लो आएगा वो ना होम्योपैथिक का मोहताज है, ना एलोपैथिक, ना यूनानी, ना हकीमी। लास्ट एक क्वेश्चन, टाइम हमारा बहुत शॉर्ट है, और डॉक्टर समीना आपसे जानना चाहूंगी, डॉक्टर समीना तैयब, सनस्क्रीन के हवाले से जानना चाहूंगी। इसके ऊपर बहुत जोर दिया जाता है, इसका क्या रोल है, क्या इसकी अहमियत के हवाले से थोड़ा हमारे नाज़रीन को बता दें ताकि वो इसको यूज करें। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये जो सन ब्लॉक है, सनस्क्रीन जो है वो, इसका इतना अभी तक जो है अवेयरनेस नहीं है, जिसकी अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है।
डर्माटोलॉजिस्ट अगर के हवाले से बताया जाए, डर्माटोलॉजी में बहुत सारे जो हैं चीज़ें जो कि ट्रिगर होती हैं, जो जो लोग सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते उसकी वजह से बहुत सारी रीजंस, जैसे सन स्पॉट्स बन जाते हैं, लोगों के चेहरे पे हाइपर पिगमेंटेशन होती है, मेलानिन प्रोडक्शन जैसे ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, और कुछ कैंसर्स भी, इवन मेलानोमा स्किन का एक यस। कैंसर है, ट्रिगर होता है, किसी भी एज में ट्रिगर हो सकता है, कैंसर बन सकता है स्किन का ड्यू टू एक्सेसिव सन एक्सपोजर। सही। और कुछ लोगों को जो है स्किन के और प्रॉब्लम्स जैसे मिलाज्मा है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ट्रिगर हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, मतलब आपकी इंटरनली हार्मोनल भी डिस्टरबेंस होती है, लेकिन सन एक्सपोजर एक रीजन बहुत बड़ी है इन सब चीजों के अंदर, एक्नी के अंदर भी, सब चीजों में ये बहुत तो ज्यादा जो सनस्क्रीन है इसको वो प्रोटेक्ट करता है यानी, सनस्क्रीन जो या है वो सनब्लॉक? सन एक्सपोजर से आपको प्रोटेक्ट करता है, आपकी बैरियर को प्रोटेक्ट करता है। सन ठीक। जो मेलानिन की प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस करता है, आपकी स्किन को एंटी एजिंग, एज अ एंटी एजिंग वर्क करता है आपकी स्किन के लिए, बेहतरीन, जैसे बहुत। एक्सफोलिएशन जी। बाकी वर्क करती हैं। सनस्क्रीन जो है बेसिकली इसके बहुत सारे फायदे हैं स्किन केयर के अंदर, ये एक पाइवोटल रोल है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्किन केयर में। अगर आप सन ब्लॉक मिस कर रहे हैं, आप बाकी सब चीजें यूज कर रहे हैं, इवन एक्नी का ट्रीटमेंट लेते हैं ना, तो उसमें जो ट्रेटिनॉइड्स और बाकी सब चीजें एक्टिव्स जिनको कहते हैं, अगर आप वो यूज करें, अगर केमिकल पील जी। करवा रहे हैं या कोई प्रोसीजर करवा रहे हैं आपने, उसके बाद अगर आपने सन ब्लॉक नहीं लगाया, प्रोटेक्ट नहीं किया स्किन को, तो समझे आपने अपना नुकसान किया, जी मतलब डॉक्टर आपने समीना, उसको आप एक नुकसान किया शॉर्ट आपने। वन लाइन मैसेज देना चाहें हमारे नाजरीन को, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, तो कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज बहुत सारी जो है टीनेजर्स गर्ल्स और बहुत सारे जो है लोग जिनका ये स्किन के बहुत सारे इश्यूज हैं, वो इसलिए सिर्फ जो है वो इस तरफ नहीं आते ट्रीटमेंट्स की तरफ, कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव फील्ड है, ठीक है, बिल्कुल। एक्सपेंसिव और अफोर्डेबिलिटी का बहुत सारे लोग सोचते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो है वो वाकई ये है भी सही, लेकिन हमने कोशिश की है, मैंने कोशिश की है इस वजह से कि जो रेंज है अपनी अफोर्डेबिलिटी जो कोई है वो कॉमन सबके पर्सन की लिए, रेंज में हो, आप इसके लिए जो है वो एफर्ट कर रही हैं। वेरी नाइस। आप अप्रोच करें, आप अपने इश्यूज को डिस्कस करें, आप उनको ट्रीटमेंट जरूर लें, अगर आपका कोई भी इस तरह का इशू है तो आप जरूर जो जी है ना बहुत वो शुक्रिया आपका नाजरीन, आपको जो है बहुत मुफीद मालूमात आज हमने दी। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।